हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुशील यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सुशील सिंह और आज 25 मई 2025 को जो है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो है प्रारंभ हुई है। और परीक्षा जो है दो पालियों में हुई थी। एक सुबह आपके 9:30 से 11:30 तक, जिसमें जीएस स्टडी फर्स्ट पेपर हुआ था, और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक जो है आपका सी सेट का पेपर हुआ था। तो बहुत से बच्चे परेशान होंगे और आंसर की ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए एकदम एक्यूरेट आंसर लेके आया हूं और विथ फैक्ट के साथ, कि अगर आप कहीं देखना चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो पा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए भाई मैं वीडियो लेके आ चुका हूं और आपको एकदम सही आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जितने भी बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो मैं बता दूं कि इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा जो है, इसको हम इजी नहीं बोलेंगे, थोड़ा टफ था और मॉडरेट लेवल का था। और बहुत से बच्चे जो हैं, जितने भी अभ्यर्थी थे, तो उनको थोड़ा सा परेशानी हुई पेपर करने में। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और जो भी कमियां हैं उन पे काम कीजिए। तो आज मैं डिस्कस करूंगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? तो वैकल्पिक निवेश निधि का मतलब होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, एआईएफ। देखिए, ये निवेश के ऐसे माध्यम होते हैं जो पारंपरिक निवेश जैसे स्टॉक और बॉन्ड से हटकर होते हैं, है ना। और सेबी के अनुसार एआईएफ की बात करें तो इसमें बहुत से ऐसे जो हैं निवेश के माध्यम शामिल हैं, जैसे आपका हेज फंड्स हुआ, वल्चर कैपिटल फंड्स हुआ, प्राइवेट इक्विटी हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हुआ। तो अगर बात करें ऑप्शन में कि इनमें से कौन से हैं जो आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है इनको माना जाता है, तो अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स एक पारंपरिक निवेश है, ना कि एआईएफ। और हेज फंड्स की बात करें तो हेज फंड आपका जो है ये एआईएफ की कैटेगरी 3 में आता है ना। और स्टॉक की बात करें तो यह भी एक पारंपरिक निवेश है, एआईएफ नहीं है। और वल्चर कैपिटल की बात करें तो वल्चर कैपिटल जो है, हाँ, ये आपका एआईएफ कैटेगरी फर्स्ट में आता है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं सेबी की, तो सेबी देखिए, इसको हम बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, है ना। तो सेबी ने जो है एआईएफ की 3 श्रेणियां जो है निर्धारित की हैं। कैटेगरी फर्स्ट, जिसमें आपका वल्चर कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं उद्यमी पूंजी, एसएमई फंड एंड सामाजिक प्रभाव फंड, ये सभी आते हैं। कैटेगरी 2 की बात करें तो कैटेगरी 2 में आपकी प्राइवेट इक्विटी फंड्स और आपका डेबिट फंड्स आता है। और कैटेगरी 3 में आपका हेज फंड्स, जो कि सबसे उच्च और जोखिम लेते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय। देखिए, सरकार के बॉन्ड खरीदना और बेचना जो है, ये आपके आरबीआई के आय के प्रमुख स्रोत हैं, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, इसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन भी इसे कहते हैं। जब आरबीआई सरकारी बॉन्ड खरीदता है तो वह सिस्टम में पैसा डालता है और बेचता है, तो उससे उसको पैसा मिलता है ना। और इससे उससे ब्याज और ट्रेडिंग से भी आय होती है। तो आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड है विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय। देखिए, विदेशी मुद्रा, इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन है, ये भी आरबीआई के माध्यम से होता है ना। आरबीआई डॉलर जैसे विदेशी मुद्राओं की खरीद और बिक्री करता है। इससे उसे प्रॉफिट होता है, और खासकर जब डॉलर के मूल्य में उतार चढ़ाव आता है तब, है ना। सेकंड ऑप्शन, ये भी आपका सेकंड भी सही है। थर्ड कह रहा है पेंशन निधि प्रबंधन। देखिए, पेंशन निधि प्रबंधन जो, ये आरबीआई का कोई पेंशन फंड नहीं चलाता है ना, ये पेंशन फंड नहीं चलाता आरबीआई। और जो है यह कार्य अगर हम बात करें तो पीएफआरडीए, जिसको हम बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। सेकंड, अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर 4, निजी कंपनियों को ऋण देना। तो आरबीआई केवल सरकार और बैंकों को ऋण देता है, प्राइवेट कंपनियों को नहीं, है ना। तो और बात करें अगर हम निजी कंपनियां, तो निजी कंपनियां वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आरबीआई जो है ये भारत में 2 रुपए और उससे ऊपर के नोट छापने का एकमात्र अधिकार रखता है। और आरबीआई की बात करें तो आरबीआई को जो है
इसे लाभ भी होता है, यानी मतलब अगर हम कहने की बात, सिंपल सा बात बोले कि यदि अगर हम एक 100 रुपए का नोट छापने में लगभग 3 रुपए लगते हैं, पर मूल्य की बात करें तो 100 रुपए होता है, तो 97%, इसका मतलब उसको लाभ हुआ। तो बेसिकली इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर है पहला, दूसरा और चौथा, मतलब ये आपके पहले, दूसरा और चौथा एकदम करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। देखिए, कुछ संगठन दिए गए हैं और संगठन के कुछ कार्य दिए गए हैं, साथ ही में संगठन किसके अधीन कार्य करता है, तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, प्रवर्तन निदेशालय, तो जो प्रवर्तन निदेशालय है वो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन है, ये बिल्कुल सही है। और इसके अगर हम, ये किसके अधीन काम करता है, तो ये आंतरिक सुरक्षा प्रभाग वन गृह मंत्रालय के अधीन, तो ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बात करें, राजस्व आसूचना निदेशालय, तो जो आपका राजस्व आसूचना निदेशालय है ये सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है कि इसका कार्य एकदम करेक्ट। सेकंड बात करें अगर हम इसके किसके अधीन काम करता है, तो ये राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करें तो प्रणाली एवं आंकड़ा, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम्स एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, तो ये जो है बेहतर नीति और कर वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता करने के लिए वृहद आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करना होता है इसका काम, तो बिल्कुल ये भी आपका सही है। और ये भी आपके वित्त मंत्रालय, मतलब राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, ये तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब सभी तीनों सही हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं इनको। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं BRSR, मतलब बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। तो देखिए, अगर चलिए आप पढ़ ही लेते हैं दोनों। सेकंड है, भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं BRSR, इसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, है ना। तो प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। देखिए, अगर हम बात करें BRSR की, तो अब सभी को पता है BRSR को बोलते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, और यह जो है एक गैर वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा है। इसमें ESG का मतलब होता है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस से संबंधित जितनी सूचनाएं हैं वो दी जाती हैं। तो आपका कथन पहला जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह सेबी द्वारा अनिवार्य किया गया है, RBI द्वारा नहीं, है ना। दूसरा कथन कहता है आपका, मैंने पढ़ लिया है, तो सिंपल से दूसरे कथन में है कि भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। तो देखिए, जो रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में कार्बन उत्सर्जन, जेंडर इक्विटी, CSR, ये सभी गतिविधियां आती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन दूसरा आपका सही है, पहला कथन गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसी संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। सेकंड है, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। देखिए, अगर हम बात करें कथन नंबर 1 की, तो जो पोल्ट्री है, डेयरी है और आपका मछली पालन, ऊन पालन, तो ये सभी आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, जिसको हम बोलते हैं एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, है ना। और ये आपके सेक्शन 10 क्लॉज A के अंतर्गत टैक्स छूट में नहीं आती हैं। सेकंड, अगर हम कथन की बात करें, तो दूसरा कथन है कि सेक्शन 2 के क्लॉज 14 के तहत ग्रामीण कृषि भूमि को जो है कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, इसलिए उसकी बिक्री से कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। तो ये जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल करेक्ट है, जबकि पहला कथन गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत जो है खनिज सुरक्षा भागीदारी, जिसको हम बोलते हैं मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एमएसपी, में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। सेकंड है आपका, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। पहले पढ़ लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, संसद ने 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस नीलामी से देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। देखिए, अगर हम कथन पहले की बात करें तो 2023 में भारत जो है ये एमएसपी में शामिल हुआ था और इसका जो उद्देश्य था वो लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति करना है। तो आपका पहला कथन तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम दूसरे कथन की बात करें तो दूसरे कथन में अगर हम पहले तो गलत है। दूसरा कथन सिंपल सा ये कह रहा है, भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास सभी 30 खनिज साधन नहीं है, है ना। इनमें से कुछ हैं, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट का घरेलू भंडार, ये यहां तक सीमित है। तो आपका दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बात करें अगर तीसरे ऑप्शन की, तो तीसरे ऑप्शन में है कि जो 2023 में माइंस और मिनरल्स, जिसको डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है जब पारित हुआ था तब ये लागू हुआ था और केंद्र सरकार को विशेष खनिजों की नीलामी का अधिकार मिला। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 है कि जहां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला है, जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है तो आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। तो देखिए, ये कथन बिल्कुल गलत है कि स्टॉक धारकों की तुलना में बॉन्ड धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है, जबकि सबसे ज्यादा जोखिम होता है वो आपके स्टॉक धारकों को होता है और स्टॉक जो बॉन्ड होल्डर होते हैं वो आपके ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक होल्डर आपके मालिक होते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि बॉन्ड धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं। जी बिल्कुल, अभी मैंने आपको बोला कि जो बॉन्ड होल्डर या बॉन्ड धारक होते हैं वो ऋणदाता होते हैं और जबकि स्टॉक धारक की बात करें तो स्टॉक धारक उसके स्वामी होते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कह रहा है, पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड धारकों को स्टॉक धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट कथन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। कथन दूसरा और तीसरा एकदम करेक्ट है और ये एक को जो है स्पष्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ये दोनों जी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक वृहद अंश होता है और इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो एनएसई जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बात करें, हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाजार तेजी से बढ़ा है और यहां तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया था। तो बिल्कुल करेक्ट है कि 2023-24 में भारत का जो मार्केट है, मार्केट कैप जो है ये हांगकांग से ज्यादा जो है बढ़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड भी राइट होगा। तीसरा है आपका कथन कि छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देना या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये सेबी और एनएसई दोनों ही सख्त निगरक नियम लागू करते हैं और रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार इसके लिए जरूरी है। तो आपका दूसरा आंसर बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है। कथन नंबर दूसरा है, चक्रीय अर्थव्यवस्था आगत के रूप में कच्चे माल के प्रयोग को कम करती है। और तीसरा कथन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में अपव्यय को कम करती है।
तो देखिए, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जो सर्कुलर इनकम होती है, जिसको हम बोलते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था, तो ये इक्वल होती है, बराबर होती है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के। और इससे जो कच्चा माल है वो कम लगता है और उत्पादन अपशिष्ट भी कम होता है, जिससे जीएचजी उत्सर्जन भी घटता है। अगर हम बात करें, भारत ने सर्कुलर इकोनॉमी मिशन जो है वो 2021 में शुरू किया, और सर्कुलर इकोनॉमी से जो है 218 बिलियन डॉलर का जो है आर्थिक लाभ संभावित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहला और तीसरा दोनों कथन सही हैं, और वे दोनों कथन पहले कथन की व्याख्या करते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती हैं या सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं। दूसरा कथन है, उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और तीसरा कथन कह रहा है, ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है। तो देखिए, अगर हम कथन पहले की बात करें तो जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, मतलब वे आय जो सरकार की संपत्ति को घटाती या देनदारी बढ़ाती हैं, जैसे उधार लेना या विनिवेश करना, तो ये जो है परिसंपत्ति में कमी लाती है। इसका आंसर मतलब ये कथन बिल्कुल सही है। अगर दूसरे कथन की बात करें कि उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और कथन 3 की बात करें तो कथन 3 जो है कह रहा है, ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्याज प्राप्ति एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, न कि पूंजी प्राप्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 11 है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। दूसरा कथन है, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। देखिए, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो जो राजा राम मोहन राय हैं, ये एक धार्मिक सुधारक, दार्शनिक और आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने जो है वेदांत, दर्शन और इस्लामी एकेश्वरवाद का अध्ययन किया, और कहा कि भारतीय सभ्यता ही सत्य है। और साथ ही उन्होंने यूरोपीय तर्क और विज्ञान की सराहना की और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। वे सती प्रथा, ब्रह्म आडंबर और अंधविश्वासों के जो है कट्टर विरोधी थे। और इन्होंने 1817 में जो है हिंदू कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। और साथ ही प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक भी जो है इन्होंने लिखी, जो कि तर्कवाद और नैतिकता का समर्थन करती थी। और इनके प्रयासों के कारण ही जो है सती प्रथा 1829 में प्रतिबंधित हुई, जो कि लॉर्ड बेटिंग द्वारा की गई। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के आंसर की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 12वां प्रश्न है, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। तो देखिए, इनमें से जो है आपको ये बताना है उपयुक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं। तो पहला है न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। तो बिल्कुल कांग्रेस ने जो है ब्रिटिश अदालतों, स्कूलों और वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है अहिंसा का कठोर अनुपालन। तो जो आंदोलन था वो पूर्णतः अहिंसक था, तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तीसरा कह रहा है उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। तो देखिए, गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उपाधियां त्यागनी होंगी, छुपा कर रखना नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ये आपका असहयोग कार्यक्रम का अवयव नहीं है। अगर बात करें चौथा ऑप्शन की, तो विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। तो स्वदेशी न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु पंचायतों की परिकल्पना की गई, तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तो इनमें से जो है कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं, तो आपका पहला, दूसरा और चौथा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, केवल 3 जो हैं आपके असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और ये जो आंदोलन है, इसका जो अगर काल की बात करें, कालखंड की, तो ये 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक चला, और चौरा चौरी कांड के बाद जो है गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था।
तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सिंचाई में काम आने वाला अर्घट्टा नामक उपकरण क्या था। देखिए जो अर्घट्टा है आप जानते हैं मिट्टी के बने बर्तनों से युक्त एक बड़ा पहिया होता है, और अर्घट्टा जो है एक प्राचीन भारतीय जल उठाने वाला यंत्र था, और यह एक लकड़ी या धातु का चक्का होता है, मतलब एक गोल चक्र होता है जिसके किनारे पर मिट्टी के बर्तन बंधे होते हैं, है ना, और बैलों या मानव शक्ति द्वारा चलाए जाने पर ये बर्तन जो है कुएं या तालाब से पानी भरते हैं और फिर उसे खेतों में ले जाते हैं। तो फिलहाल तो ये एक आपका मिट्टी से के बर्तनों से बना हुआ एक पहिया होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 14वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधि धारण की थी। देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश के राजा थे, वे विद्वान और लेखक थे जिन्होंने मत विलास प्रहसन नामक एक संस्कृत नाटक लिखा, और इनको जो है विचित्र चित्त की उपाधि भी मिली, और उनके कलात्मक जो है झुकाव को दर्शाती है ये विचित्र चित्र जो उपाधि। और गुणभद्र की बात करें तो इनके नैतिक और दार्शनिक गुणों को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 15 है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो जो चीनी यात्री फाहियान है ये चीन के एक बौद्ध भिक्षु थे, और उन्होंने 399 से 414 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी, और उस समय जो गुप्त वंश के एक शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने जो है यात्रा की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 16वां प्रश्न है, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। देखिए जो राजेंद्र चोल हैं, जो जिनका जो शासनकाल है 1014 से 1044 तक रहा, ये दक्षिण भारत के चोल सम्राट थे, और उन्होंने जो है श्री विजय साम्राज्य, सुमात्रा, इंडोनेशिया के जो विरुद्ध सफल समुद्री अभियान चलाया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कुछ प्रादेशिक क्षेत्र हैं और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं, तो आपको इसको सही, इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं वो आपको बताना है। तो जो आपकी अस्मक है, अस्मक क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदी है वो आपकी है गोदावरी, एकदम करेक्ट। सेकंड है कंबोज, कंबोज में विपाशा या व्यास नदी, बिल्कुल नहीं, विपाशा या व्यास नदी नहीं बहती है। आपकी बात है अवंती, तो अवंती जो है वहां पर महानदी, ये भी आपका गलत है। जबकि कौशल में है आपकी सरयू, ये आपका एकदम सही है। अगर हम सही जोड़े की बात करें तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। अस्मक की बात करें तो अस्मक जो है ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कौशल जो है ये भगवान राम की एक जन्मभूमि थी, और अवंती जो है अवंती की राजधानी उज्जैन थी। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। केवल 2 जोड़े सही हैं, एक तो आपका अस्मक और दूसरा आपका कौशल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 18वां प्रश्न है, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में लाहौर में जो है गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी, और उनका जो उद्देश्य था वो भारतीय शास्त्रीय संगीत को संस्थागत रूप देना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 19वां प्रश्न है, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक राजुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे। तो जो आपके राजुक थे वो न्यायिक और प्रशासनिक निरीक्षण थे, और युक्त की बात करें तो लेखा और राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, और प्रादेशिक की बात करें तो वो क्षेत्रीय अधिकारी, कर एकत्रण और कानून व्यवस्था देखते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो थे ये जिला स्तरीय प्रशासन के अधिकारी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 20वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला है, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। दूसरा कथन है, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे।
केवल तब जब स्वराज एक वर्ष में प्राप्त ना होता और सरकार दमन पर उतर आती। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकृत किया और गांधी जी ने कहा था कि यदि एक वर्ष में स्वराज नहीं मिलता तो अगला चरण सविनय अवज्ञा और करों का बहिष्कार होगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपके दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश हैं? मतलब नाटो की बात कर रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो है आपके बुल्गारिया, क्रोएशिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और हाल ही में स्वीडन को 2024 में शामिल किया गया था। और ऑस्ट्रिया और सर्बिया जो है ये गैर संरेखित देश हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 देश जो हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में कितने देशों में से होकर गुजरती है? तो जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, देखिए आप सभी ने अगर मैपिंग अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा जो एंडीज पर्वत है वो बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और पराग्वे से होकर गुजरती है, जबकि ब्राजील जो है ये एंडीज क्षेत्र में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए। देखिए निम्नलिखित जलाशयों पर विचार कीजिए। सबसे पहला जलाशय आपका टंगानिका झील, दूसरा है टोनले सैप झील और तीसरा है आपका पाटोस लैगून। तो इनमें से भूमध्य रेखा इनमें कितनों में से होकर गुजरती है? तो देखिए जो आपकी लेक टंगनिका है तो यह विषुवत रेखा के निकट है और इससे होकर गुजरती है, एकदम करेक्ट है। लेक टोनले जो कि कंबोडिया में है विषुवत रेखा के उत्तर में है, जबकि पाटोस लैगून जो है ये ब्राजील में है और विषुवत रेखा से बहुत दक्षिण में है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के आंसर की तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है लेक टंगनिका ये विषुवत रेखा के निकट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो भारत जो है ये हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो ये एकदम करेक्ट है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक और निर्यातक देश है। दूसरा कथन है भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। तो भारत में हल्दी की कई किस्में उगाई जाती हैं, जैसे आप एरोरा, राजापुरी, LC1 आदि। तो बिल्कुल करेक्ट है कि भारत में जो है हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं। तीसरा है भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य हैं। तो तीसरा कथन भी आपका एकदम करेक्ट है कि ये तीनों ही हल्दी उत्पादक राज्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं? तो पहला है ब्राजील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। बिल्कुल करेक्ट है, तो पहला आपका कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी एकदम सही है। तीसरा, यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। तो ये भी कथन आपका एकदम करेक्ट है। तो देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो ये जो है एक महाद्वीपीय जो है सिद्धांत बारे बताता है कि कैसे जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ है ना। तो और इससे काफी तो क्वेश्चन आते भी हैं। आप जानते हैं कि एक पैंजिया पैंथालासा ये आपने पढ़ा होगा, जो कि ये सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है। और कथन नंबर 2 है उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है। देखिए आप जानते हैं कि वायुमंडल में विद्यमान जो धूल कणों की मात्रा है वो विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है। देखिए ये आपका बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करें उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवन चलती है तो ये एकदम सही है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत, सॉरी कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो आपका एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत वृत्त की ओर मुड़ती हैं, जबकि महासागरों से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। देखिए एकदम सही कथन है कि आप जानते हैं समुद्र में तापमान स्थिर रहता है, जबकि भूमि पर जो है तापमान तेजी से गिरता है। चलिए दूसरा कथन है, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। देखिए ये भी एकदम करेक्ट है। आप जानते हैं कि समताप रेखाएं जो हैं ये भूमि पर विषुव की ओर मुड़ती हैं और समताप रेखाएं समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए कि कथन पहला और दूसरा दोनों सही हैं और दूसरा कथन जो है पहले कथन की व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है, सैलों पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पारगम्य सैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य सैल के रूप में ज्ञात है। तो देखिए जो आपकी चौक है एक अत्यधिक पारगम्य शिला है और क्ले की बात करें जो मिट्टी है या आपकी मृत्तिका जो है ये अपारगम्य होती है और इस मृत्तिका में जो है कोई छिद्र नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें चौक की, तो चौक जो है ये छिद्रयुक्त तो होती है इसलिए पानी सोख सकती है, जबकि मृत्तिका जो है ये बहुत कम पानी सोखती है, लेकिन यह पूर्णतः अपारगम्य नहीं है। जल की जो पारगम्यता है वो कृषि और जल स्तर निर्धारण में सहायक होती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 और 3 आपके सही हैं, जबकि अगर कथन एक की बात करें तो ये 2, 3 जो है कथन एक की व्याख्या करते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 और 3 दोनों सही हैं किंतु उनमें से केवल एक कथन जो है कथन एक की व्याख्या करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। दूसरा कथन है, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित और पाशित ऊष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। जबकि तीसरा कथन है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। देखिए वातावरण जो है ये बिना सौर विकिरण के तापमान को बनाए रखता है और CO2 जैसी गैसें जो है ये विकिरण को अवशोषित करती हैं और वातावरण जो है तापमान को नियंत्रित करता है। देखिए ये तीनों कथन ही सही हैं, आपके तीनों कथन एकदम करेक्ट हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो वायुमंडल है ये पृथ्वी की ऊष्मा को जो है अपनी ओर खींचता है, फंसा के रखता है और तापमान बनाए रखता है और यह ग्रीन हाउस प्रभाव भी डालता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, यह ग्रामीण निर्धनों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादकता वाले देशज पशु छोटे और सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास होते हैं। जबकि दूसरा कथन है, इसे वैज्ञानिक रूप में और साकल्यवादी रूप में देशज गो पशु और भैंस के पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया था। देखिए ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं क्योंकि छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है और इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, इसमें देसी नस्लों के संवर्धन को बढ़ावा देना है। यह जो मिशन जो है देसी गायों और भैंसों की नस्लों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था और छोटे किसान जिनके पास कम उत्पादन वाली गायें हैं उन्हें इससे लाभ होगा। और इस मिशन को जो है 2014 में शुरू किया गया था और यह राष्ट्रीय पशुधन मिशन का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है कि अध्ययनों से सूचित होता है कि सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसके 5% से अधिक का योगदान है। कथन दूसरा है, सीमेंट का निर्माण करते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृत्तिका मिलाई जाती है। देखिए ये कथन बिल्कुल दूसरा तो बिल्कुल सही है कि सीमेंट का निर्माण करते समय जो है चूना पत्थर में सिलिका युक्त मृत्तिका मिलाई जाती है। कथन तीसरा है, सीमेंट निर्माण हेतु क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर चूना में बदल जाता है। तो ये तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। देखिए सीमेंट उद्योग जो है ये वैश्विक CO2 उत्सर्जन में 5% से अधिक योगदान देता है, ये बिल्कुल गलत है।
अगर हम बात करें चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3 और इसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और क्लिंकर जो है के उत्पादन में सबसे अधिक उत्सर्जन होता है। यही कारण है कि जो सीमेंट है, सीमेंट उद्योग भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन आपका कथन 2 और 3 दोनों सही हैं और दोनों ही जो है पहले कथन की व्याख्या करते हैं कि दोनों से ही जो है उत्सर्जन 5% अधिक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे कथन पे। COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन करना अधिशेषात्मक हो जाता है। और तीसरा कथन है यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। तो देखिए, ये जो घोषणा है ये बाध्यकारी नहीं थी, केवल स्वैच्छिक थी और भारत ने COP28 में सक्रिय भागीदारी की, लेकिन ये कथन भ्रामक है। और COP28 की बात करें तो COP28 2023 में दुबई UAE में आयोजित हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी कथन सही नहीं है आपका, ये तीनों ही कथन गलत हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, वैज्ञानिक अध्ययन यह सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के घूर्णन में बदलाव हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे कथन पे। सौर फ्लेयर्स और उससे संबंध किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों ने पृथ्वी के सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार करा दी है। तो ये बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विषुवत वृत्ति की ओर जाने की होती है। देखिए, ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से जो है द्रव्यमान वितरण बदलता है, जिससे पृथ्वी के घूमने के तरीके पर भी असर होता है। और सौर गतिविधियां जो हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और घूर्णन पर प्रभाव डालती हैं और वैज्ञानिक इस परिवर्तन को कैंडल वोबल कहते हैं। तो फिलहाल तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2 और 3 ये दोनों, दूसरा तीसरा दोनों कथन सही हैं और वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 की चर्चा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन विषयक वैश्विक चर्चाओं में बारंबारता आती है। कथन नंबर 2, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 कार्बन बाजारों के सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है। और कथन 3 है, जलवायु परिवर्तन विषयक पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का आशय देशों को अपने जलवायु लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उनके बीच गैर बाजारी रणनीतियों का संवर्धन करना है। देखिए, अनुच्छेद 6 जो है ये देशों को कार्बन क्रेडिट लेन देन और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है और यह सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो लाइफ ए मिशन, जिसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, भी इसी दिशा में एक पहल है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपका दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं और दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस एक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक समाधान नेचुरल सॉल्यूशन वित्त हब प्रारंभ किया है? नंबर ए, एशियाई विकास बैंक। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक, जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ने प्रकृति आधारित समाधान हेतु वित्तीय सहयोग के लिए यह मंच शुरू किया है और इसका उद्देश्य जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36, प्रत्यक्ष वात प्रग्रहण, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एयर कैप्चर, जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं।
दूसरा कथन है यह प्लास्टिक उत्पादन हेतु और खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है। और तीसरा कथन है विमानन में यह संश्लिष्ट न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। तो देखिए जो डीएसी का मतलब डायरेक्ट एयर कैप्चर और तकनीक जो है ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है और यह हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिंथेटिक ईंधन बना सकती है। इससे शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों में जो है मदद मिलेगी। और अगर हम बात करें कुछ कंपनियों की तो उसमें क्लाइम वर्क भी है आपका, जो कि स्विट्जरलैंड में है ना, और आपका कार्बन इंजीनियरिंग जो कि कनाडा में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तीनों ही कथन आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37, पिकॉक टेरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक सर्वभक्षी परसकवची क्रस्टेशियाई है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो यह एक मकड़ी है, क्रिस्टेशियाई नहीं है ना, क्रिस्टेशियन नहीं। दूसरा कथन है इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यह केवल आंध्र प्रदेश के गूटी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर मतलब कथन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। कथन तीसरा है अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षी जाति है। तो ये भी एकदम सही है कि यह पेड़ों पर रहती है, इसलिए इसे वृक्षवासी कहा जाता है। और IUCN की रेड लिस्ट में यह अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दूसरा और तीसरा दोनों कथन आपके सही हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 टन CO2 प्रति व्यक्ति से कम है। तो देखिए भारत में जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो 0.5 टन से कम है। तो ये बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि भारत का प्रति व्यक्ति जो उत्सर्जन है वो 1.9 टन है ना। अगला कथन है आपका ईंधन दहन से CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है कि एशिया प्रशांत में चीन पहले और भारत दूसरा है ना। तीसरा कथन है भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत हैं। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है कि बिजली और औद्योगिक जो गतिविधियां हैं इसका एक मुख्य स्रोत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दूसरा और तीसरा दोनों कथन आपके राइट है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ आपको पादप दिया गया है, दूसरी तरफ वर्णन। तो कसावा की बात करें तो कसावा जो है एक काष्ठीय झाड़ी है। तो ये बिल्कुल सही, काष्ठीय झाड़ी का मतलब ये एक लकड़ीदार झाड़ी है। दूसरा हम बात करें अदरक की, तो अदरक एक आभासी तनायुक्त शाक है। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तीसरा आपका मालाबार पालक, तो मालाबार पालक जो है ये शाकीय आरोही लता है, ये भी आपका एकदम करेक्ट है। और चौथा है आपका पुदीना, पुदीना एक वार्षिक झाड़ी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुदीना एक जड़ी बूटी है ना कि झाड़ी। तीसरा पपीता की बात करें तो पपीता एक काष्ठीय झाड़ी है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि यह एक छोटा वृक्ष होता है, झाड़ी नहीं होती है। और पुदीना एक वर्षीय जड़ी बूटी है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केवल 3 सही हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है वर्षा वन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत है। कथन दूसरे की बात करें तो समुद्र पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो आपके फाइटोप्लॉन्क्टन और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है ये समुद्रों में भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। और वर्षा वन महत्वपूर्ण है लेकिन समुद्रों से कम है। और सतही जल में ऑक्सीजन जो है ये सीमित घुलती है, वायुमंडल से अधिक नहीं। तो तीसरा भी पढ़ लेते हैं, वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर है केवल दूसरा, आपका एकदम सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला है पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन,
दूसरा हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन और तीसरा है ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन। तो उपयुक्त में से कितने वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं? तो देखिए जो आपके पावर ट्रेन वाहन हैं तो उनमें ये तीनों ही जो हैं वैकल्पिक ईंधन आधारित पावर ट्रेन वाहन हैं। अगर हम बात करें बीईवी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो केवल बैटरी पर चलता है। दूसरा अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल या एफसीईवी तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली बनाता है। और तीसरा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड तो ये दोनों तकनीकें इस्तेमाल करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42, मानव रहित वायव वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर अवतरण लैंडिंग कर सकते हैं। दूसरा कथन है सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। और तीसरा है सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो यूएवी के जो प्रकार हैं उसमें से आप जानते हैं सबसे पहले फिक्स्ड विंग है, फिर रोटरी विंग है, फिर हाइब्रिड वोटोल है ना। और भारत में डीजीसीए द्वारा जो है यूएवीज के लिए नियम बनाए गए हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें इनमें से कौन सा कथन सही है तो इनमें से आपका जो है वैसे तो कोई भी सही नहीं है। तो इसका हाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही है, नन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कितने सामान्यतया बैटरी के कैथोड बनाने के लिए उपयुक्त हैं? तो देखिए जो कैथोड है तो कैथोड में आपको कोबाल्ट, लिथियम और निकिल की आवश्यकता होती है। और ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट कैथोड के लिए नहीं बल्कि एनोड में उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो केवल तीन जो हैं वही आपके कैथोड बनाने में जो है सहायक होते हैं, कोबाल्ट, लिथियम और निकिल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनों में प्लास्टिक होता है? देखिए अगर हम बात करें कि प्लास्टिक किसमें होता है तो सिगरेट बट्स की बात करें तो सिगरेट बट्स जो है सेलुलोज एसीटेट नामक जो है प्लास्टिक से बना होता है। और यह एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो मिट्टी और समुद्री पर्यावरण को दशकों तक प्रदूषित कर सकता है ना, दशकों तक। और अगर बात करें चश्मे के लेंस की तो अधिकांश आधुनिक चश्मे के लेंस जो हैं वो CR39 या पॉलीकार्बोनेट नामक प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। जबकि कार के टायर की बात करें तो टायर में प्राकृतिक रबर के साथ सिंथेटिक रबर और पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे प्लास्टिक सामग्री मिश्रित होती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही जो हैं प्लास्टिक से बने होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित पदार्थ पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है? देखिए अगर हम बात करें एथेनॉल की तो कोयला गैसीकरण से सिंथेसिस गैस प्राप्त होती है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होते हैं, है ना। और इस गैस के कैटालिटिक प्रोसेस या माइक्रोबियल फर्मेंटेशन द्वारा एथेनॉल बनाया जाता है। जबकि नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें तो यह ग्लिसरॉल के नाइट्रेशन से बनता है। और यूरिया की बात करें तो यूरिया का निर्माण जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि ये आपके एथेनॉल और नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया ये तीनों ही जो हैं आपके कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, तो हमारा 46वां क्वेश्चन है कभी कभी समाचार माध्यमों में चर्चित सामान्यतया CL20, HMX और LLM105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? तो देखिए जो आपके ये तीनों ही पदार्थ हैं ये सभी हाई एनर्जी मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव हैं, है ना। CL20 जो है ये सबसे शक्तिशाली नाइट्रो अमाइन प्रकार का विस्फोटक है। जबकि HMX जिसको बोलते हैं हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव और LLM105 जो है ये कम विषैला और स्थिर विस्फोटक है। तो ये तीनों ही आपके एक्सप्लोजिव इन मिलिट्री वेपन्स हैं।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना वन चिप क्वांटम कंप्यूटर को सुकर बनाएगा। दूसरा है मेजोराना वन चिप अमेजॉन वेब सर्विसेज द्वारा आरंभ किया गया है। और तीसरा कथन है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उप समुच्चय है। तो देखिए जो मेजोराना है वन चिप, तो मेजोराना वन चिप जो है ये क्वांटम कंप्यूटिंग को सक्षम बनाएगा, ये तो एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि मेजोराना पार्टिकल जो है ये एक प्रकार के क्वांटम फर्मियॉन्स होते हैं और इसका प्रयोग जो है क्वांटम कंप्यूटिंग में कम त्रुटि और स्थिरता के लिए किया जा रहा है। बात करें कथन दूसरे की, तो मेजोराना वन चिप को AWS ने लॉन्च किया है ना। तो दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है। फिलहाल ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि अमेजॉन वेब सर्विस ने मेजोराना वन चिप को जारी किया है, तो फिलहाल दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। बात करें कथन 3 की, तो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपवर्ग है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपक्षेत्र है जो आर्टिफिशियल और न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48, प्रायः समाचारों में चर्चित एक्लोनी प्रतिरक्षियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम बात करें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की, तो ये एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से लैब में तैयार किया जाता है और ये किसी एक विशिष्ट एंटीजन को पहचानने और उससे जुड़ने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो आपका पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं, तो पहला कथन करेक्ट है ये। दूसरा, ये वे विशिष्ट प्रतिजनों एंटीजनों से बंधन बनाने की अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रकार्य को उद्दीप्त करते हैं। देखिए दूसरा कथन कह रहा है कि जब ये एंटीबॉडी किसी एंटीजन जैसे वायरस या कैंसर कोशिका से जुड़ती है तो ये इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर देती है। इससे वायरस या रोगग्रस्त कोशिका नष्ट हो सकती है। तो आपका दूसरा कथन भी एकदम सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि वे निपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। देखिए निपा वायरस या इबोला या कोविड-19 और अन्य वायरल संक्रमणों के इलाज में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एकदम करेक्ट है। तो आपके तीनों ही कथन एकदम करेक्ट हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकता। तो देखिए कोई भी वायरस समुद्री जल में जीवित नहीं रह सकता, ये एकदम गलत है, क्योंकि समुद्री जल में हजारों प्रकार के वायरस पाए जाते हैं, है ना। और ये वायरस जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के कार्बन चक्र और पोषण चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा कथन है कि कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता है। तो देखिए कोई भी वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित नहीं कर सकता, एकदम गलत है। आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो विशेष रूप से बैक्टीरिया को ही संक्रमित करते हैं और ये जीवाणु के डीएनए में घुसकर उसे बदल सकते हैं और खुद की प्रतिकृति बना सकते हैं। तो दूसरा कथन भी एकदम गलत है। बात करें कथन तीसरे की, कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखनात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो देखिए कोई भी वायरस जो है ये होस्ट कोशिकाओं की ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को नहीं बदल सकता है, तो ये भी एकदम गलत है। और वायरस होस्ट सेल के जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है ताकि वह अपने प्रोटीन बना सके, जैसे HIV हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, कोविड-19 वायरस हुआ, है ना। सभी होस्ट कोशिकाओं की RNA ट्रांसक्रिप्शन में हस्तक्षेप करते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम यहीं तक क्वेश्चंस को रखते हैं। फिर इसके अगले पार्ट में हम 40 से लेके 100 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, है ना। और आपको एकदम सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं जो भी आंसर्स आपको बता रहा हूँ एकदम अपने आप में एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं और सर्च कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा हमको टीचर मिले जो हमको एक्यूरेट आंसर बता पाए, तो आप एकदम सही जगह पे आए हैं और आपको एकदम सही आंसर मैंने दिए हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।